शॉर्ट सर्किटेड कॉइल इज प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब चलिए हम लोग एक पहले कॉइल बनाते हैं। ये मान लीजिए एक कॉइल है, एक सिंगल टर्न का कॉइल है। अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैंने लिखा नहीं है, कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट इज टाइम वेरिंग, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, नहीं दिया है ना, फर्क भी नहीं पड़ता हमको। अब मैंने यहां पर सिंगल टर्न का कॉइल बनाया था। अब आप लोग एक सवाल सोच रहे होंगे कि सर आपने ऐसा कॉइल क्यों नहीं बनाया। देखिए इसको कॉइल तो बोलते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में जब लिखा रहे कि नंबर ऑफ टर्न्स इतना है, कॉइल का रेडियस ऐसा है, मतलब ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉइल ऐसा नहीं है, सोलेनॉइड जैसा नहीं है, इस तरह का कॉइल है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि इसके पास बहुत सारा टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। मैंने ओवरराइट किया का मतलब क्या हो जाता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहां मैं लिख देता हूं कि एन टर्न्स, है ना। अब ये जो कॉइल है इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इस कॉइल का रेजिस्टेंस है आर। आर इज कैपिटल, आर इज रेजिस्टेंस। अच्छा, ये जो सर्कुलर लूप का रेडियस आया उसको मान लेते हैं आर डैश। तो आर डैश क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, मतलब जो एरिया बना रहा है ना, जिस पर से फ्लक्स होगा। और एक क्वेश्चन में और एक टर्म दिया हुआ है। अब देखिए ये जो आपने एक वायर बनाया है, अगर इसका कुछ एक पोर्शन आप ले लेते हैं वायर का, ठीक है, तो वो वायर जो होगा वो सिलिंड्रिकल होगा, तो उसका भी कुछ अपना रेडियस होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए एक सीधा वायर पड़ा हुआ है, काफी लंबा एक सीधा वायर पड़ा हुआ है, उसका लेंथ मान लीजिए है एल, है ना। क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ठीक से देखिएगा। कंफ्यूजिंग बस इसलिए है क्योंकि यहां पर बहुत सारा आर आ गया है। ये जो अल्फाबेट है आर, ये तीन तीन बार यूज हो रहा है। ठीक है, एक आर रेजिस्टेंस के लिए मैंने बता दिया, एक आर हो गया इस सर्कुलर लूप के लिए, और ये आर क्या है बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए एक लंबा सा वायर है, और उस वायर का आप कुछ पोर्शन यहां से लेकर यहां तक अगर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, एनलार्ज करके इसको यहां पर आर मैंने बोल दिया है। अब एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते देखिए। तो शॉर्ट सर्किटेड कॉइल इज प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज क्वाड्रपल्ड, क्वाड्रपल्ड मतलब मैंने बताया क्या, 4 टाइम्स, यानी ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है आपने इसको 4 गुना कर दिया, और रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द लूप नहीं, रेडियस ऑफ द वायर इज हाफ, मतलब ये वाला रेडियस को आधा कर दिया गया है। तो फिर बोलता है कि द इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड वुड बी। अब देखिए इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, है ना, 10th में पढ़े होंगे, आई स्क्वायर आर, वेर आर इज रेजिस्टेंस। अब चलिए हम यहां पर पहले आई कैलकुलेट करते हैं कि आई आखिर कैसे पता किया जाए। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, इस चैप्टर में क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी, माइनस साइन मैंने इग्नोर कर दिया है, डी फाई बाई डी टी अपॉन रेजिस्टेंस। अब एक बात नोटिस कीजिएगा, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स भी होगा, एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि डी फाई बाई डी टी इज द फ्लक्स लिंकेज रेट ओवर वन टर्न, एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी ड्यू टू ऑल द टर्न्स, सो इनटू एन टाइम्स अपॉन आर। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आई इज इक्वल टू एन तो रहने दीजिए, आर भी रहने दीजिए। डी फाई बाई डी टी जो है, डी फाई बाई डी टी जो है, वहां पर फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, तो डी बाई डी टी और फाई की जगह मैं लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, एन अपॉन आर। अब देखिए एरिया, इस सर्कुलर लूप का एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, उसको बाहर निकाल दीजिए,
मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसको अंदर रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा, थोड़ा जगह बनाते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। रेजिस्टेंस किस चीज का? इसी कॉइल का। अब आप कंफ्यूज मत होना, सर आप ईएमआई में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। देखिए, इंडक्टर जो होता है, कॉइल जो होता है, एक कॉइल के थ्रू जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा ये डिपेंड करता है उसके सेल्फ इंडक्टेंस पे, यानी कैपिटल एल, जो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब देखिए, कोई भी कॉइल आखिर एक कंडक्टर से ही बना होगा, और हर कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो ये वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, है ना, वायर से बनाया ना आपने ये सब, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब चलिए अलग से हम रेजिस्टेंस को डील करते हैं। देखिए, यहां देखिएगा, ठीक है, ये वायर का कुछ पोर्शन है। तो वायर जो है उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग बहुत पहले पढ़े हैं, क्या है? रो इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। मैंने ए डैश क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि मैंने यहां पर एक बार ए लिख चुका हूं। ये ए कौन सा एरिया है? दिस इज एरिया ऑफ लूप। और ये ए डैश कौन सा एरिया है? दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, है ना। इसको थोड़ा सा दोबारा सुनकर अच्छे समझिएगा कि ये कौन सा एरिया है और ये कौन सा एरिया है। ये एरिया इस फॉर्मूला में क्या कर रहा है और ये एरिया इस फॉर्मूला में क्या कर रहा है, दोनों का अपना अपना मतलब है ना। आप दोनों एरिया को कंफ्यूज नहीं कर सकते। अब चलिए, इस एरिया के बारे में क्या बोलेंगे आप? ये वाला रेडियस का यूज होगा। तो चलिए, रो इंटू लेंथ अपॉन पाई इंटू आर का स्क्वायर। इस आर डैश का कोई काम नहीं है ना। अच्छा, ये जो एरिया है लूप का, यहां हम लिख सकते हैं पाई इंटू आर डैश का स्क्वायर, बट एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, फिर क्यों उसका टेंशन लेना, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट लेंथ? ये भी बड़ा काम का चीज है। देखिए, ये हो गया स्ट्रेट वायर का लेंथ। अब इसी को आपने आपने सर्कुलर लूप बनाया होगा, ठीक है। तो लेंथ कितना होगा? एन टर्न्स देकर बनाया होगा। तो अगर इसका रेडियस मान लीजिए आर डैश है, तो लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर एक टर्न के लिए, 2 पाई आर डैश एक टर्न के लिए, और ऐसे कितने टर्न से? एन। तो लेंथ की जगह क्या आएगा? एन इंटू 2 पाई आर डैश, ठीक है, अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई ने पाई को मार डाला, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या हो गया फिर? रो इंटू एन इंटू 2 आर डैश बाई आर का स्क्वायर। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए, अब आ जाइए आप इसके और इसके हेल्प से इस एक्सप्रेशन को लिखिए। क्या लिख रहे हैं आप? देखिए, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई क्या है? ये है आई, लिखिए उसको स्क्वायर करके, एन का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, एरिया ऑफ लूप का स्क्वायर इंटू डी बाई डीबी बाई डी टी का स्क्वायर। सबको मैंने स्क्वायर कर दिया क्योंकि मुझे आई का स्क्वायर पुट करना था पावर के फॉर्मूले में। इनटू क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहां से उठाऊंगा मैं। रेजिस्टेंस क्या है? रो। अच्छा, काम करते पहले पहले हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस लिखते हैं। चलिए, क्यों? इससे क्या फायदा होगा? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, नीचे रेजिस्टेंस बचेगा। अब देखिए, पावर इज इक्वल टू क्या हो रहा है? एन स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ लूप का स्क्वायर इंटू डीबी बाई डी का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी पावर जो है, अब हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे यहां से, कितना है? रो इंटू एन इंटू 2 आर डैश बाई आर स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं नीचे रेजिस्टेंस ना, तो रो इंटू एन इंटू 2 आर डैश इंटू अपॉन आर का स्क्वायर। अब इसमें से कौन कौन चेंज हो रहा? देखिए, चेंज कौन कौन हो रहा? एन स्क्वायर, अच्छा एन ने एन को काट दिया, तो पावर इज इक्वल टू एन इंटू, ये एरिया ऑफ लूप है, चेंज हो रहा क्या? लूप ऑफ द एरिया, एरिया ऑफ द लूप चेंज हो रहा क्या? नहीं चेंज हो रहा। तो इससे हमको कोई काम नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज हो रहा क्या? कोई काम नहीं है।
नहीं चेंज हो रहा। क्या चेंज हो रहा फिर? अच्छा ये आर डैश चेंज हो रहा क्या? नहीं। यानी हम लिख सकते हैं पावर इज डिपेंडेंट ऑन, ऊपर एक एन है और ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। आर स्क्वायर अपॉन रो चेंज नहीं हो रहा है, रेजिस्टिविटी नहीं चेंज हो रहा है, 2 और ये आर डैश ये भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हो गया बस। तो यानी पावर जो है वो एन ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के स्क्वायर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो नया पावर को लिख देते हैं P2 और पुराना पावर को लिख देते हैं P1। ठीक है, तो क्या रेशियो हो जाएगा? P2 बाई P1। देखिए n पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो N2 बाई N1। ठीक है, ये 2 बाई 1 है तो ये भी 2 बाई 1। अच्छा R का स्क्वायर पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर, है ना। सफिक्स में 2 और 1 का मतलब क्या है? 1 मतलब पहले, 2 मतलब बाद में। चलिए, तो पावर 2 बाई पावर 1 इज इक्वल टू N2 बाई N1। N2 क्या होगा? 4 टाइम्स द पहले वाला, तो 4 टाइम्स N1 अपॉन N1। ये समझ पा रहे हैं आप, है ना। N2 क्या मतलब? N2 का मतलब क्या है? बाद में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, तो पहले जितना था उसका 4 गुना। और रेडियस बाद में कितना हो गया है? आधा हो गया है ना, रेडियस हो गया आधा। तो R2 की जगह मैं लिख दूंगा R1 बाई 2 बाई R1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि P2 बाई P1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। कैसे? ये 4 और ये 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हो जाएगा। P2 बाई P1 1 मतलब P2 इज इक्वल टू P1 मतलब अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स को क्वाड्रपल किया और वायर का रेडियस को आधा किया तो इलेक्ट्रिकल पावर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आंसर इज सेम। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे के नजर से काफी कंफ्यूजिंग था। और कंफ्यूजन यहां पर किस चीज का है? यहां पर क्या क्या आपको कंफ्यूजन हो सकता है? ये जो टर्म्स है, सबसे पहली बात कि आर डैश क्या है, इसको कहां यूज करना है, ये आर क्या है, इसको कहां यूज करना है, और ये वाला आर क्या है, इसको कहां यूज करना है। तीन तीन यहां पर आर है। आप तीनों आर के बारे में अच्छे सोचिए, किसको कहां यूज करना है वो सोचिए। और एक क्या कंफ्यूजन है यहां पर, बच्चे गलती क्या करेंगे? बच्चे गलती ये कर देंगे कि रेजिस्टेंस में लेंथ को कंसीडर करना भूल जाएंगे। समझे? वो सोचेगा लेंथ कहां चेंज हुआ ना। भाई देख सकते हैं आप, इसको अगर आप 4 गुना टर्न्स बनाएंगे तो ऑफकोर्स इसका लेंथ भी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए समझ सकते हैं आप, ये भी एक कंफ्यूजन का जगह है। इसको अच्छे से देखिए और समझिए।